Hello everyone, welcome to the Signing Suman mathematics classes. तो रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारे पास होगा उसमें उनको सॉल्व करने के जो चार मेथड हैं। ठीक है, तो हमने चार मेथड पढ़े थे। सबसे पहला था ग्राफीय विधि। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा विलोपन विधि। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे था प्रतिस्थापन विधि। और थर्ड जो मेथड था वो था विलोपन विधि, फोर्थ वाला बजट गुणन। ठीक है, तो बजट गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं देख। बजट गुणन विधि को इंग्लिश में हम लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास दो रैखिक समीकरण थे, मतलब दो चर वाले एक रैखिक समीकरण जो हमारे पास होगा। ठीक है, इसमें दो समीकरण माना जो इक्वेशन वन है वो है ए वन है प्लस बी वन बाय प्लस बी वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम मान लेते हैं ये समीकरण नंबर ए, इक्वेशन नंबर वन। तो दूसरा समीकरण है वो क्या है, एक्स प्लस बी बाय इज इक्वल टू जीरो। तो हम नाम देते हैं समीकरण नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इन दोनों को हल करने का मतलब है इन दोनों से हमें एक्स और वाई की जो मान ज्ञात करनी है। ठीक है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो इसके लिए जो वज्र गुणन विधि में हम करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं एक डायग्राम टाइप का, मतलब एक सजाते हैं इनवर्स गुणांक ए वन टी वन ए वन और के गुणांक ए टू बी टू। इनकी किस तरीके से अरेंज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम प्लस एक्स। देखिए थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पे आता है वाई, उसके बाद राइट में लिखते हैं वन। ठीक है, एक्स वाई और वन लिखाया। उसके बाद एक्स के नीचे इस साइड लेफ्ट साइड में हम लिखते सबसे पहले स्टार्ट करते बी वन बी टू, मतलब जो समीकरण एक और समीकरण दो में दो वाई की गुणांक है बी वन और बी टू। ठीक है, उनसे स्टार्ट करते हैं, एक्स से थोड़ा लेफ्ट में हम लिखेंगे पर बी वन। ठीक है, उसके ठीक नीचे लिखा आता है बी। उसके बाद एक्स की राइट साइड में हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से भी राइट में बढ़ते हैं, दोनों समीकरणों में राइट में बढ़े। वाई के राइट में है सी वन, तो एक्स की राइट साइड में यहाँ पे आएगा सी वन और उसके नीचे सी टू। में समीकरणों में जो पद हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम लिखते हैं उसके राइट। ठीक है, फिर यहाँ से जाएंगे हम फिर फिगर, फिर मतलब राइट में ही जा रहे हैं। इसके बाद तो समीकरण मतलब आर एच एस स्टार्ट होता है ना, तो एल एच एस में ही बने रहा है। सी वन सी टू के बाद आएंगे हम ए वन ए टू, वाई के राइट में हम लिखेंगे ए वन और ए वन के ठीक नीचे ए वन ए टू है समीकरण एक और समीकरण दो में एक्स की गुणांक। ठीक है, वन के राइट में फिर आएंगे, यहाँ से राइट में बढ़ेंगे तो बी वन और बी वन उसके ठीक नीचे बी। ठीक है, बी वन बी टू से स्टार्ट करा था, तो याद रखने का तरीका होता है बी वन बी टू से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब जो खत्म होता है वो बी वन बी टू पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो भी गुणांक है दोनों समीकरणों में, ठीक है, एक्स और वाई के गुणांक और जो उसके साथ जो अचर आ रखा है, जो कांस्टेंट आ रखा है, उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आता है, इनका वज्र गुणन किया जाता है। वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बी वन का गुणा बी वन का गुणा सी टू से होगा, बी टू का गुणा होगा, इसी को हम बोलते हैं वज्र गुणन या इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरीके से सी वन का गुणा होगा सी टू से, सी वन का ए टू से होगा, सी टू का गुणा होगा ए वन से। यहाँ पर भी इसी तरीके से ए वन का गुणा होगा और ए टू का गुणा होगा बी वन। ठीक है, तो ये होता है वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इनका वज्र गुणन होता है आपस में जो भी हमने अरेंज करे हैं जो भी नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो फॉर्मूला बनता है, जिस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकल जाती है, फॉर्मूला होती है। सबसे पहले लेफ्ट में एक्स है, एक्स से स्टार्ट है, ठीक है। एक्स और उसके हर में आता है एक्स अपॉन, कैसे लिखते हैं, इसका और इसका गुना, b1 इंटू c2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इधर गुना हो रहा है। ठीक उसी तरीके से इस फिगर को देखिए, जो वहां पे फॉर्मूला एक्स की हर में आएगा b1 इंटू c2, मतलब b1 c2। उसके बाद हमेशा प्रिंट का चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला में माइनस का चिन्ह पहले से रहता है, ये हमने यहाँ से नहीं लगाया, फॉर्मूला पहले से स्थापन विधि का यूज करते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, मतलब ग्राफीय विधि से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा लेंथ में होता है इसके हिसाब से, ठीक है। फिर विलोपन विधि में और छोटा हो जाता है, ठीक है, आंसर निकालना और आसान होता है। तो जो बजट गुणन विधि है, इसमें फिर उससे और आसान बनाता है बजट गुणन, ठीक है। ये वाला बेहतर हमें क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व कर दे, ठीक है। तो बजट गुणन विधि क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, और जो हमने सारे मेथड पढ़े उनमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करते, ठीक है, उनमें सॉल्व करा जाता, लेकिन इसमें हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, जो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसका यूज करते हैं, तो इसमें इससे डायरेक्ट आंसर निकल जाता, ठीक है। तो इसमें अगर हमने कोई भी दो समीकरण दे रखे, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास दिए होंगे, ठीक है, दो समीकरण दिए होंगे, एक समीकरण जो दिया होगा, समीकरण एक और समीकरण दो, उनमें a1 b1 c1 कुछ वैल्यू अचर राशियां है, a1 b1 c, उनकी जगह पे कोई कांस्टेंट दिया हो, ठीक उसी तरीके से समीकरण दो में भी a2 b2 और c2 की जगह पे हमारे पास जो अचर राशियां होंगी a2 b2 c2 भी है, अचर को दिखा रहे हैं, कांस्टेंट्स होंगे a2 b2 c, ठीक है। तो उनका जो भी वैल्यू होगी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की, वो वैल्यूज हमें इस वाले जो भी हमने सजाया है, इसमें हमें वो वैल्यूज पुट करनी है सारे, ठीक है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 इनकी वैल्यू इसमें रखनी है, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो वो सारे की सारी होंगी अचर राशियां, तो उनका डायरेक्ट गुणा होगा हमारा, ठीक है। फिर उनका बजट गुणन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो फिर जो है इस फॉर्मूले में उनको अरेंज करना है, ठीक है, रखना है हमारे पास डायरेक्ट एक्स अपॉन इस पूरे की जगह पे एक चर राशि है, कि एक कांस्टेंट आएगा, इस पूरे की जगह फिर भी वाई की हर में भी एक कांस्टेंट आएगा, तो एक अचर राशि हो, और इस वन के हर में एक कांस्टेंट आएगा पूरे के हर में, ठीक है, कोई एक अचर राशि होगी, फिर तीनों में अचर राशियां होंगी, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू इसलिए जब हम एक्स क्योंकि तीनों वैल्यूज क्या बराबर है, आपस में तीनों का मान क्या है, हम बराबर होता है, इसका मतलब अगर हमें x का मान निकालना है, तो हमें वैल्यू इसको बराबर करना पड़ेगा इसके, जो वन की अपॉन में जो कांस्टेंट आएगा, जो भी अचर आते हैं, तो जब हम x अपॉन जो भी कांस्टेंट होगा इस पूरे की जगह इसको बराबर करेंगे इसके बराबर 1 अपॉन, तो ये पूरा एक कांस्टेंट होगा 1 अपॉन, अंश में भी एक अचर आते हैं और हर में भी क्या है, एक अचर आते हैं, अचर और हर में भी अचर है, तो वो पूरी एक कांस्टेंट बन जाएगी, ठीक है। तो अगर एक किसी अचर राशि के बराबर आएगा, तो वहां पे केवल जो वेरिएबल बचेगा वो बचेगा, ठीक है, केवल x ही होगा, जो एक चर राशि होगी उस पूरे समीकरण में, जो भी समीकरण हमारे पास बनेगा, ठीक है। अगर एक चर वाला समीकरण वो बन गया, तो उसमें डायरेक्ट जो दूसरे समीकरण की जरूरत नहीं होगी, उसमें डायरेक्ट x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी किसी एक चर के रूप में, एक कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। सेम उसी तरीके से y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस y अपॉन इस पूरे को इसकी जगह पे एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक अचर होगा, उसको बराबर करेंगे इसके, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, इसकी वैल्यू जितनी भी में, ठीक है, इस पूरे का मान होगा इसके बराबर है, ये पूरा हमें पता है, ये पूरा होगा कांस्टेंट, ठीक है, अचर होगा, ठीक है। जब हम दोनों को बराबर करेंगे तो फिर से एक समीकरण बनेगा, और उसमें जो वेरिएबल होगा, चर होगा, वो होगा केवल y, ठीक है। y के अलावा बाकी सारे जो भी हमारे पास आएंगे वो होंगे अचर राशियां होंगी, ठीक है, सारे कांस्टेंट होंगे। अगर केवल एक चर वाला समीकरण होगा, तो इसका मतलब उसमें केवल वैल्यू किसकी निकलेगी, y की निकलेगी, केवल y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा वहां से, क्या इस तरीके से हम
एक्स अपॉन वाई दोनों का मान निकालते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी और वाई की वैल्यू किसी एक कांस्टेंट के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों का मान हमें ज्ञात हो जाए। तो ये सबसे छोटा मेथड होता है जिसमें सबसे आसानी से हल निकल जाता है एक्स और वाई। तो ये बद्ध गुणन विधि में केवल इतना ही आता है, मेन इसलिए होता है हमें ये याद रखना पड़ता है फॉर्मूला। एग्जाम्पल वही, ठीक है, सबसे आसान एग्जाम्पल वही। तो समीकरण अगर आपके पास दे रखे, मान लो पहला समीकरण जो दे रखा है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपके पास समीकरण नंबर डी है। और दूसरा समीकरण जो है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये है समीकरण नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, दोनों जो समीकरण युग्म है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम इनको बोलते हैं क्योंकि दो समीकरण आ इस समीकरण युग्म का में आपको हल ज्ञात करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें बज्र गुणन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, हम जो है उसको अरेंज करते हैं इस तरीके से। हम पहले एक्स आता है, फिर राइट में वाई आएगा और फिर राइट में 1 आता है। ठीक है, अब एक्स के लिए हमें लिखना है b1 और b2 को। ठीक है, b1 मतलब y का गुणांक समीकरण b2 मतलब y का गुणांक b1 की वैल्यू यहाँ पे है 1, x के थोड़ा लेफ्ट में लिखेंगे यहाँ पे 1। उसके नीचे b2 की वैल्यू है 1 और 2। फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारे पास अचर राशियां है वो है राइट में दे रखी है, बराबर समीकरण के जो है उसके राइट हैंड साइड में। इन दोनों को पहले आप वज्र गुणन विधि में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन दोनों को ही पहले लेफ्ट में लाना पड़ता है, मतलब जो चर राशि होती है वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, एलएचएस में ही होनी चाहिए, तभी जाके वज्र गुणन विधि उसमें मतलब यूज कर सकते। ठीक है, तो इन दोनों को राइट में लाएंगे। तो 5 यहाँ पॉजिटिव था, एलएचएस में आगे हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 था इज इक्वल टू की साइड, इसको एलएचएस में लाए तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो अब जो है हमने दोनों समीकरणों को व्यवस्थित रूप में लिख दिया, व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद b1 b2 की वैल्यू के बाद आएगा c1 और c2 की वैल्यू। तो c1 की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 में माइनस का 5, तो माइनस 5 आएगा और उसके ठीक नीचे लिखना c2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू माइनस का 8। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़, तो फिर इसके बाद आता है यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू, y के राइट में आएगा a1 की वैल्यू है और a2 की वैल्यू है 3, 2 और 3 आएगा। तो फिर स्टार्ट में जैसे हुआ था b1 b2 खत्म भी होता है b1 और b2। तो b1 का मतलब हो गया 1, क्या b2 का मतलब ये हो गया हमारा, हमने सबको क्रम से लिख लिया। अब होता है सबका बदलूं, इन सबका आपस में हम बदलूं कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता है। ठीक है, फॉर्मूला में हम उसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। एक्स अपॉन आता है b1 और ये था c, b1 इंटू c2 मतलब 1 इंटू माइनस का 8। फिर फॉर्मूले में आता है ऋण का चिन्ह। ठीक है, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस कौन सा वाला है, ये फॉर्मूला वाला है, फॉर्मूले पहले से है। और उसके बाद b2 इंटू c1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 की वैल्यू माइनस, फिर बीच में बराबर का चिन्ह आता है। अब फिर y वाला जो हमारे पास है उसमें y में हम आगे बढ़ते, तो y की अपॉन में इसी तरीके से वज्र गुणन हो जाएगा, -5 इंटू 3 इंटू ये था हमारा c1 की वैल्यू -5 इंटू 8 से उसका वज्र गुणन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ऋण का चिन्ह आएगा, फॉर्मूले आएगा, फिर गुणा -8 का गुणा होगा 2 से।
तो ये था A1। तो यहाँ पे -2 -1 से हटाते हैं, तो इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1 लिखते हैं, फिर इंटू जो बना होगा 2 से, 2 था A1, और ये बराबर होगा, बराबर इसके बगल में 1 आता है, तो 1 के हर में हम इन सब का वज्र गुना 2 गुना के 2 था A1 इंटू A2, ठीक है, और फिर ऋण का चिन्ह आएगा, और ये था A1 का, ठीक है, A1 इंटू A1 माइनस का चिन्ह, फिर 3 इंटू, ठीक है, ये हमने व्यवस्थित तरीके से उनको अरेंज करा, सारे जो गुणांक थे और साथ में अचर राशि, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट में इसको सॉल्व करना है, तो एक्स और वाई का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको हम सरल करेंगे बस, ठीक है। तो एक्स अपॉन आएंगे, इसके हर में जब हम सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू -8 करेंगे हम, आएगा -8, ठीक है। फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन में हमेशा होता है प्लस, माइनस माइनस का प्लस होगा, 5 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर y अपॉन इसके हर में, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा 2 गुणा करके -5 इंटू 3 कितना है 15, ठीक है। और फिर ये माइनस माइनस आ रहा है, गुणा में हमेशा माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 8 इंटू 2 जो भी आएगा वो आएगा पॉजिटिव, धनात्मक आएगा, ठीक है। तो 16 आएगा, और ये पूरा इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, तीनों बराबर से, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 करेंगे हम, तो 4 आएगा, ठीक है। -3 इंटू 1 करके आएगा, माइनस प्लस से माइनस, ठीक है। तो माइनस यहाँ से हमें आंसर मिलेगा जब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स के हर में आएगा x अपॉन -8 प्लस 10, ठीक है, कट जाएगा, 10 से बड़ा नंबर से छोटा नंबर हम घटाते, तो x अपॉन आएगा, चिन्ह आता है हमसे बड़े नंबर, और इज इक्वल टू करके आएगा y अपॉन, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस 16 माइनस 1, और ये बराबर होगा, तो 1 4 -3 का मतलब, 4 में से 3 घटा के 1 आ, ठीक है। अब हमें x और y का पता चल रहा है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, पहले x की वैल्यू निकालने के लिए x अपॉन पूरे को बराबर करना पड़ेगा हमें, इसके बराबर 1 अपॉन 1, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से x अपॉन 2 को आप बराबर करना पड़ेगा 1 अपॉन 1 के बराबर, तो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जाएगी, ये 2 यहाँ आगे में, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में अंश में चले जाएगा, ठीक है। तो 2 कम 2 और 2/1 का नंबर 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें y वाला y अपॉन तो बराबर करने पड़ेगा, ठीक है, तीनों बराबर, y का मान हमें तब मिलेगा जब हम इसको इसके बराबर करें, तो y का मान निकालने हमने y अपॉन 1 बराबर कर 1 के, यहाँ से हम डायरेक्ट y की वैल्यू लेंगे, 1 का भी सेम क्या करने को, इसको दूसरे पक्ष में ले आएंगे, तो इसका पक्ष अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ गुणा में चले जाएंगे, हर में का भाग में आप राशि गुणा से ले, y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1 होगा, और अपॉन में 1, तो x और y की वैल्यू हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, इस वीडियो हो गया हमारा आंसर। इस इन जो भी दो समीकरण दे रखे थे हमारे पास, उनका वज्र गुणन विधि से हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, x और y का मान हमने यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है वज्र गुणन।